हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? सो हम आ गए अपने अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पे, एंड दैट इज स्ट्रेसेस इन बीम। जैसे ही आप बीम में कोई लोड लगाते हैं, ठीक है, आपने बीम में लोड लगाया, ठीक है, चाहे वो सुपर इम्पोज लोड हो, पॉइंट लोड हो, यूडीएल हो, आपने कोई भी लोड लगाया बीम में, तो उससे क्या होगा? उससे हमारे पास दो चीज़ें आएंगी, एंड दैट इज वन इज शियर फोर्स एंड सेकेंड इज बेंडिंग। ठीक है, इतना आपको पता है। ठीक है, अब जैसे ही शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट आएगा, वो किसकी वजह से आ रहा है? एक्सटर्नल लोड की वजह से। तो उसे कौन रजिस्ट करेगा? ऑब्वियसली जो भी आपका मेंबर है उसका मटेरियल, है ना। तो मटेरियल क्या करेगा? मटेरियल रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ठीक है, और उसी को क्या हम बोलते हैं? स्ट्रेस। अब ध्यान से समझिए, अब शियर फोर्स की वजह से रेजिस्टेंस आएगा, तो कौन सी जनरेट होगी? स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट की वजह से रेजिस्टेंस आएगा, तो जो स्ट्रेस जनरेट होगी उससे हम क्या बोलेंगे? बेंडिंग स्ट्रेस, है ना। तो हमें यही स्ट्रेसेस पढ़नी है। हम पहले आज स्टार्ट करते हैं बेंडिंग स्ट्रेसेस। देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपने लोड लगाया, है ना, कोई बीम है, ठीक है, इस पे आपने कोई लोड लगाया, तो कौन सी दो चीजें जनरेट होंगी? एक तो क्या होगा? शियर फोर्स जनरेट होगा, दूसरा क्या जनरेट होगा? बेंडिंग मूवमेंट। अब अगर शियर फोर्स को रेजिस्ट कर रहा है मटेरियल, तो जो स्ट्रेस जनरेट होगी वो क्या हो जाएगी? शियर स्ट्रेस। अगर बेंडिंग मूवमेंट को रेजिस्ट कर रहा है, तो वहां पर जो स्ट्रेस जनरेट होगी उसे हम क्या बोल देंगे? बेंडिंग स्ट्रेस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ओके, हम पढ़ने जा रहे हैं आज बेंडिंग स्ट्रेस, लेकिन उसको पढ़ने के पहले हमें ये अज्यूम करना है कि हमारा जो मेंबर है उसमें प्योर बेंडिंग हो रही है। अब ये प्योर बेंडिंग क्या बला है ना, कोई भी बला नहीं है। प्योर बेंडिंग आप किसी मेंबर के पार्ट में कब बोलोगे? जब उसमें कोई भी उस पर्टिकुलर पार्ट में नो शियर फोर्स, ठीक है, मतलब उस पर्टिकुलर पार्ट में कोई शियर फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज ये कोई बीम है, ठीक है, और ये वाली लेंथ है L, और यहाँ पर हमने लोड लगा दिया है W, और यहाँ पर भी हमने लोड लगा दिया है। क्लियर है? ओके, अब इसमें रेजिस्टेंस कितना होगा? इसका रेजिस्टेंस W होगा, इसका रेजिस्टेंस भी W होगा, है ना। रेजिस्टेंस मतलब रिएक्शंस W हो जाएंगे। अब अगर आप इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाते हो, ओके, अब अगर आप इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाते हो तो कैसे बनेगा? ये बनेगा कुछ इस तरीके से। ये सपोज वैल्यू होगी A, है ना, दोनों तरफ ये क्या हो जाएगी? A, ठीक है, और ये सारी वैल्यूज क्या होगी? ये W होगी और ये भी W होगी। ओके, अब देखो इस वाले पार्ट में क्या है? इस वाले पार्ट में कोई शियर फोर्स नहीं है, बट अगर आप इसी का बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाते हो, देखिए मैं डायग्राम को बचाइएगा, बस कॉन्सेप्ट समझिए, है ना। इसका डायग्राम बनेगा कुछ ऐसे, आप बना के देख लीजिएगा। शियर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट आता है आपको, है ना। तो ये डायग्राम आएगा ऐसे, है ना, और ये जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? WL। यहाँ पर भी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? WA, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इस पार्ट में शियर फोर्स नहीं है, बट बेंडिंग मूवमेंट है। बेंडिंग मूवमेंट है, कितना है? WA। मतलब ये जो L लेंथ है, ये जो L लेंथ है, ये किसमें होगी? ये होगी आपकी प्योर बेंडिंग में, है ना। प्योर बेंडिंग का कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब मेंबर का वो पार्ट जहां पर बेंडिंग मूवमेंट तो है, बट कोई शियर फोर्स नहीं है ना। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? इसे प्योर बेंडिंग, है ना। मतलब प्योरली जो भी आपका डिफॉर्मेशन होगा, उसको जो भी रजिस्ट करेगा मेंबर, वो सिर्फ किसकी वजह से होगा? बेंडिंग की वजह से होगा, प्योरली। इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्योर बेंडिंग। हालांकि रियलिटी में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर कोई शेयर फोर्स सिर्फ तब नहीं हो सकता जब इसका जो खुद का वेट है
देखिए इसके खुद के वेट को भी तो रजिस्ट करना होगा ना, है ना। मतलब आप भले ही लोड एक्सटर्नल लोड मत लगाओ, लेकिन सेल्फ वेट तो होगा ही आपके मेंबर में, है ना। सेल्फ वेट होगा तो उसका रेजिस्टेंस आएगा, उसके रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर भी शियर फोर्स जनरेट होगी, भले ही कम हो बट होगी, है ना। तो मतलब प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई आप ऐसे बिल्कुल जीरो वेट वाला कोई मेंबर ले आओ, पॉसिबल है क्या। मटेरियल होगा तो उसमें डेंसिटी होगी, डेंसिटी होगी तो वेट होगा। ओके, सो क्या आया, ये हमारा एजम्पशन है कि हम इसका वेट नहीं मानते हैं। जब वेट नहीं मानते तो ये कंडीशन बन जाती है हमारी प्योर बेंडिंग की, ठीक है। ओके, हम इसके एजम्पशंस पढ़ेंगे बट हम प्रूफ करने के बाद पढ़ेंगे, ताकि हमें वो एजम्पशंस थोड़ा ज़्यादा क्लियरली समझ में आए, ठीक है। चलिए अब हम कोई आपकी टीम का एक सपोज आपका ये कोई सेक्शन है टीम का, ठीक है, एंड दैट इज वाला पार्ट हम कंसीडर कर रहे हैं A, B, C, D, ठीक है। अब देखिए दैट इज A। अब यहाँ पर हम समझते हैं सबसे पहले न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। ओके, यहाँ से समझते हैं न्यूट्रल एक्सिस। अब हम इसे बेंड करते हैं, ठीक है। अब इसको बेंड करने से क्या होगा, इसको बेंड करने से ये कुछ इस तरीके से इसकी बेंडिंग होगी, ओके। मतलब कि ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा आपका, ये जो ए बी था वो बन जाएगा ए डैश बी डैश, है ना, और जो सी बी था वो बन जाएगा सी डैश बी डैश। अब ध्यान से समझिए इसमें क्या हुआ है। जैसे ही हमने बेंड किया है ना, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है आपका, ये आ गया है आपका ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये किसमें आ गया है आपका, ये कंप्रेशन में आ गया, ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट आ गया है ये टेंशन में है ना। ये वाला पार्ट खींच रहा है, ऊपर वाला पार्ट कंप्रेस हो रहा है। अब देखिए इसका प्रोसेस क्या है। कंप्रेशन से आप नीचे चलो, इससे जस्ट नीचे वाली लेयर में बनाता हूँ, ठीक है। मैं इसकी लेयर्स बना देता हूँ, आपको ज़्यादा बेटर समझ, ठीक है। ओके, इससे जस्ट नीचे वाली लेयर में क्या होगा, पहली वाली लेयर से कम कंप्रेशन होगा, है ना। उसके नीचे वाली लेयर में क्या होगा, इन दोनों लेयर से कम कंप्रेशन होगा, है ना। और हम लास्ट में पहुंच रहे हैं टेंशन पे, यानी कंप्रेशन कम हो रहा है और हम मूव कर रहे हैं टेंशन में। इस वाली लेयर पे इससे कम टेंशन होगा, है ना, इसमें उससे कम टेंशन होगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, सपोज अगर हम कंप्रेशन को निगेटिव मान रहे हैं, कंप्रेशन को अगर हम निगेटिव मान रहे हैं और टेंशन को ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाएगा अगर कंप्रेशन निगेटिव है, तो हम निगेटिव से पॉजिटिव तक मूव कर रहे हैं। अब अगर हम निगेटिव से पॉजिटिव तक मूव कर रहे हैं तो बीच में 100% एक वैल्यू जीरो आएगी। यार आप नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव में नेगेटिव तभी जा सकते हो ना जब जीरो को क्रॉस करो, और तो कोई तरीका नहीं है ना। सो मतलब कि एक लेयर जरूर ऐसी आएगी जिसमें ना तो कंप्रेशन होगा ना टेंशन होगा, है ना। जीरो का मतलब क्या है कि कंप्रेशन जीरो अगर आपने इसे कंप्रेशन माना है, टेंशन का मतलब टेंशन जीरो अगर आपने इसे टेंशन माना है पॉजिटिव को, है ना। यानी ना तो टेंशन होगी ना कंप्रेशन होगी। सो ऐसी लेयर जिसमें बेंडिंग के बाद भी, है ना, बेंडिंग के पहले तो किसी लेयर में नहीं है, बेंडिंग के बाद भी ना तो टेंशन जनरेट होता है ना ही कंप्रेशन जनरेट होता है, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। द एक्सिस विद द जीरो स्ट्रेसेस, है ना। अगर स्ट्रेस नहीं है तो स्ट्रेन भी नहीं आएगा क्योंकि प्रोपोर्शनल है ना। मतलब ना तो उसमें इलोंगेशन होगा ना ही कंप्रेशन। अंडरस्टूड, ओके। तो ये वो लेयर है जो क्या है न्यूट्रल एक्सिस। अब हम अपनी वो लेयर लेते हैं
जिस पे हमें काम करना है। हमने एक लेयर एज्यूम कर ली कि हम इस पे इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे कि हमारी बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या है और इसकी न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस है y। ठीक है, अब हमने इसे रफ कर देता हूँ, मैं नया फिगर बनाता हूँ। ओके, तो ये लेयर है आपकी A डैश B डैश, ये लेयर है आपकी C डैश D डैश। ठीक है, ओके, एंड दिस लेयर इज न्यूट्रल एक्सिस एंड डैश A। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं GH, दैट इज G डैश H डैश और ये डिस्टेंस है y। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमारे कुछ एजम्पशंस आते हैं, आपको देखने से पता चलेगा। देखो क्या हुआ है, सपोज ये बीम है, तो हमने कोई लेयर मतलब इसका कोई एक पेज, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इस लेयर, अच्छा पेज ही मिल गया मुझे, ठीक है। अब बस आप इतना समझिए कि इसका एक लेयर है ये पेज, है ना, तो हमने ये वाली लेयर ले ली है दैट इज GH, है ना, और इसकी डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से है y। तो अगर आप इसे बेंड भी करते हो, सपोज आप पूरी बुक को ये बेंड करते हो, है ना, तो ये एज्यूम करना पड़ेगा कि आपका हर एक पेज ना अपनी मर्जी से बेंडिंग नहीं दिखा रहा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये इस तरीके से ऐसे कुछ बेंड हो, है ना, जो पैटर्न है उसी पैटर्न में बेंड होगा। और जो प्लेन सेक्शन है, ये जो प्लेन सेक्शन है ना, बिफोर बेंडिंग, वो बेंडिंग के आफ्टर भी प्लेन रहेगा, मतलब बिल्कुल ऐसे बेंड होगा, है ना, ऐसे ऐसे बेंड नहीं होगा। ये क्या है, हमारा एजम्पशन है, क्योंकि तभी आपकी ये डिस्टेंस y रह सकती है आफ्टर बेंडिंग भी, है ना। अगर सपोज ये कुछ इस तरीके से ऐसे बेंड होता, है ना, तो देखो यहाँ पर डिस्टेंस कम हो गई है ना, यहाँ पर डिस्टेंस कम हो गई है, फिर ये y नहीं रह सकता। तो इसका मतलब एक एजम्पशन हमें क्या मिला, प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। अच्छा, अब ये कब हो सकता है, कैसे, किस कंडीशन में हो सकता है? ये सिर्फ तभी हो सकता है जब आपका मटेरियल होमोजेनियस हो और आइसोट्रोपिक। होमोजेनियस मतलब केमिकल कंपोजिशन उसका सेम हो हर जगह। आप कहीं से भी मटेरियल को उठा लो, कहीं से भी कट कर दो, सेम प्रॉपर्टी दिखाए, है ना। आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है कि आप किसी भी डायरेक्शन में लोड लगाओ, सेम तरीके से रिएक्ट करें, है ना। यानी प्रॉपर्टीज इन एवरी डायरेक्शन इज सेम, दैट इज आइसोट्रोपिक बिहेवियर, एंड द केमिकल कंपोजिशन इज सेम, मतलब आप कहीं से भी उठा लो डेंसिटी आपकी सेम मिले आपको, है ना। तो वो क्या है आपका, वो है आपका होमोजेनियस बिहेवियर। ठीक है, मेरा डायग्राम थोड़ा ऐसे बना है, बट आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब ये बेंडिंग अगर हो रही है, मतलब कर्वेचर बन रहा है, तो ये कर्वेचर कहीं ना कहीं जाके सर्कल कंप्लीट करेगा। अब क्या है, ये जो रेडियस बनेगी, और हम किससे देखते हैं, जीरो वैल्यू से, और जीरो वैल्यू कौन है हमारी, न्यूट्रल एक्सिस, ये है r, और इसे मान लेते हैं O। ठीक है, क्लियर है, ओके। सो ये जो रेडियस है इस क्रॉस सेक्शन से बहुत ज्यादा होना चाहिए, है ना। अगर ये क्रॉस सेक्शन से ज्यादा नहीं होगी तो क्या होगा, इसका मतलब बेंडिंग बहुत ज्यादा हो गई है। अगर बेंडिंग बहुत ज्यादा हो रही है मतलब स्ट्रेस लगा ही नहीं रहा है, वो रेजिस्टेंस ही नहीं ऑफर कर रहा है। अगर रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो बेंडिंग को रजिस्ट करेगा वो, और अगर तुमने मोड़ा वो मुड़ गया, इसका मतलब स्ट्रेस ही नहीं है, या स्ट्रेस बहुत कम है ना। सो इसका मतलब है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मुड़ गया है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा जाके, है ना, पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए जो रेडियस है ये इसके क्रॉस सेक्शन से बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ये भी हमारा एक एजम्पशन है। ठीक है, तो आपको एजम्पशन भी ठीक से समझ में आ रही है। ओके, अब देखिए, सॉरी, अब हम इसको रख कर रहा हूँ, आपने जो फिगर बनाया है उससे देखते रहिएगा। मैं दो बातें लिख रहा हूँ, पहले बिफोर बेंडिंग, अब बिफोर बेंडिंग क्या है, हमारी वैल्यू ए बी इज इक्वल टू सी बी
इज इक्वल टू ई एफ, ई एफ नहीं जी एच इज इक्वल टू जी एच इज इक्वल टू एन ए। ये ए यार 2 बार आ गई है वैल्यू, आई होप आप समझ रहे हो। ये न्यूट्रल एक्सिस है तो इसे ए एक्स कर दो, है ना, न्यूट्रल एक्सिस ए 2 बार आ गया तो इसलिए हम इसे चेंज कर देते हैं, दैट इज ए एक्स। ये है हमारी बिफोर बेंडिंग की कंडीशन, क्योंकि हमारी बीम थी, एक ही पार्ट था, सारी वैल्यूज बराबर थी। अब हम यहाँ पर लिखते हैं अपनी आफ्टर बेंडिंग, आफ्टर बेंडिंग। अब देखिए आफ्टर बेंडिंग क्या हुआ है, आफ्टर बेंडिंग ए बी चेंज हो गया है ए डैश बी डैश पे, ए बी चेंज टू ए डैश बी डैश, है ना। एन ए चेंज हो गया है, एन ए एक्स चेंज हो गया है एन डैश ए एक्स डैश में, सॉरी एन ए एक्स चेंज हो गया है एन डैश ए एक्स डैश में। बट ये न्यूट्रल एक्सिस है, अगर न्यूट्रल एक्सिस है तो ये चेंज नहीं होगा, अगर चेंज नहीं होगा तो ये क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ओके। एंड अब हमें जिस लेयर की बात करनी है जी एच, वो चेंज हो गई है जी डैश एच डैश। क्लियर है, ओके। अब अगर ये चेंज हुई है एक्सिस जिस लेयर की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे ही चेंज होता है सबसे पहले क्या आता है, स्ट्रेन, है ना, स्ट्रेन निकाल लेते हैं। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ क्या है, देखना है न्यूट्रल एक्सिस से नीचे है, मतलब न्यूट्रल एक्सिस से नीचे 0, ऊपर कंप्रेशन है तो न्यूट्रल एक्सिस से नीचे क्या होगा, टेंशन होगा, मतलब बड़ी होगी। यानी जो अभी लेंथ हो गई है दैट इज जी डैश एच डैश माइनस जो ओरिजिनल लेंथ थी दैट इज जी एच अपॉन ओरिजिनल लेंथ दैट इज जी एच, है ना। चेंज इन लेंथ क्या होता है, जितनी लेंथ अभी हो गई है माइनस जितनी लेंथ पहले थी, है ना, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, यही तो चेंज है। सपोज अभी चेंज हो गई है 5.2 मीटर, है ना, और पहले थी 5 मीटर, तो चेंज कितना है 5.2 माइनस 5, है ना। और बढ़ी कैसे, ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमने एक्सिस न्यूट्रल एक्सिस से नीचे लिए, आप इसके ऊपर भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। फिर क्या होगा, फिर कम हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे जी एच माइनस जी डैश एच डैश, क्योंकि अब हमें पता है कंप्रेस हुई है तो कम हुई, ठीक है, ओके। अब देखो जी डैश एच डैश, अब जी एच क्या है, जी एच हमारी ओरिजिनल लेंथ है, और ओरिजिनल लेंथ किसके बराबर है, एन ए एक्स के, मतलब न्यूट्रल एक्सिस के, और न्यूट्रल एक्सिस किसके बराबर है, एन डैश ए एक्स के, क्योंकि वो तो चेंज नहीं हुआ है। इसे आप क्या लिख सकते हो, माइनस एन डैश ए एक्स डैश डिवाइडेड बाई एन डैश ए एक्स डैश, ठीक है, ओके। अब आर्क की लेंथ का फॉर्मूला आपको पता है, आर्क की लेंथ का फॉर्मूला है, क्या होता है, रेडियस इनटू जो एंगल बन रहा है, ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा, तो एन डैश ए एक्स डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर थीटा, है ना, क्या हो जाएगी, एन डैश ए एक्स डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर थीटा, ठीक है। और जी डैश एच डैश की वैल्यू क्या है, यहाँ तक वैल्यू आर थी तो आर लिया था, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितनी है, आर प्लस वाई, ये क्या हो जाएगी, आर प्लस वाई थीटा, है ना, दैट वुड बी आर प्लस वाई थीटा, तो इज इक्वल टू आर प्लस वाई थीटा माइनस आर थीटा डिवाइडेड बाई आर थीटा, ओके। इसको सॉल्व करोगे इज इक्वल टू आ जाएगा वाई अपॉन आर, है ना। और हमें क्या पता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सिग्मा इज इक्वल टू ई ई, तो ई की वैल्यू कितना होगी, सिग्मा अपॉन ई इज इक्वल टू वाई अपॉन आर, ठीक है। इसी को रीअरेंज करके हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है सिग्मा इज इक्वल टू ई वाई अपॉन, क्लियर है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है ये सब, है ना। हमें मिल गई ये स्ट्रेस, अब ये स्ट्रेस किसकी वजह से, ये स्ट्रेस है हमारी बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से, अगर बेंडिंग की वजह से, और बेंडिंग की वजह से तो इस स्ट्रेस को क्या बोलोगे, बेंडिंग स्ट्रेस, ओके। अब देखिए क्या और होगा, हमने जैसी बेंडिंग किया है तो क्या आएगा, बेंडिंग मूवमेंट जनरेट होगा, है ना, क्योंकि हमने एक्सटर्नल लोड लगाया, क्या जनरेट होगा, बेंडिंग मूवमेंट, और उस बेंडिंग मूवमेंट को हमारा मटेरियल रजिस्ट करेगा, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मैं ये फिगर रब कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा अपने
जहाँ पर भी आपने बनाया है, या फिर वीडियो पॉज करके बना लीजिएगा। ओके, इस बेंडिंग को रजिस्ट करने के लिए क्या आएगा हमारे पास, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम निकालते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब पहले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझिए क्या है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, हमें कहाँ से चाहिए होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस कहाँ से चाहिए होती है। अगर मैंने पूछा है कि मेरी वहाँ किसी एक पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, तो आप क्या बोलोगे, या तो मुझे जीरो मानोगे या तो उस पॉइंट को जीरो मानोगे, है ना। उस रेफरेंस में आप डिस्टेंस निकाल लोगे। तो ऐसे जो पॉइंट हमें, जो लेयर हमने मानी है ना, वो बेंड किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हो रही है, हमने क्या माना है। सपोज ये लेयर मैंने मानी है, ये सपोज ये कोई लेयर बीच में हमने इस बीम की मानी है, तो ये किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बेंड होगी, ये बेंड होगी न्यूट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वही तो जीरो है। न्यूट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि उसमें टेंशन आया है या कंप्रेशन आया है, और न्यूट्रल एक्सिस से उसकी डिस्टेंस कितनी है, y, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हमें कंफर्म पता चल गया क्या है, y। ठीक है, अब फोर्स क्या होता है, सिग्मा इंटू ए मल्टीप्लाई बाई वाई। ठीक है, अब ए क्या है, ए समझो, हमने जो लेयर मानी थी, है ना, हमने कोई लेयर सपोज मानी है, सपोज ये लेयर है, तो इसका ये तो हमारी लाइन है, लेकिन इसके पीछे पूरा एरिया है ना, ये देखिए ये एरिया है ना पीछे इसका, है ना। तो सपोज इस लेयर का एरिया हम मान लेते हैं डी ए, स्मॉल एरिया, है ना, क्योंकि एक छोटी सी लेयर है, या फिर डेल्टा ए मान लो, आपकी मर्जी है ना। डेल्टा ए मतलब कि अब हर लेयर का आप समेशन निकालोगे, डी ए का मतलब है कि पूरा इंटीग्रेशन करो। ठीक है, ये डिफरेंस होता है समेशन एंड इंटीग्रेशन में। सिग्मा की वैल्यू पुट कर दीजिए, ई वाई अपॉन आर इंटू डेल्टा ए इंटू वाई। ये हो जाएगा ई वाई स्क्वायर अपॉन आर इंटू डेल्टा ए। ठीक है, ओके। अब समझिए क्या है, अगर आपको पूरे मेंबर का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है ना, तो ये तो सिर्फ एक लेयर की बात की है, आप क्या करोगे, सारे लेयर्स की बात करोगे, है ना। और जब सारे लेयर्स की बात करोगे तो ये बन जाएगा ई वाई स्क्वायर, सॉरी ई अपॉन आर समेशन वाई स्क्वायर डेल्टा ए। ठीक है, वाई स्क्वायर डेल्टा ए, ये क्या होगी, सारे लेयर्स की अब बात होगी। और ये वाई स्क्वायर समेशन ऑफ डेल्टा ए क्या हो जाएगा, ए, और ए वाई स्क्वायर क्या होता है आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। ये बन जाएगा आपका ई अपॉन आर इंटू एम इज इक्वल टू ई अपॉन आर इंटू आई। क्लियर है। सो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू ई अपॉन आर इंटू आई। सो ये हो जाएगा एम अपॉन आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। ठीक है, और यहाँ से देखिए ई अपॉन आर क्या था, सिग्मा अपॉन वाई, है ना। तो हमारे पास हमारी बेंडिंग इक्वेशन आ जाती है, सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर इज इक्वल टू, ये होती है हमारी बेंडिंग इक्वेशन। बट किसमें प्योर बेंडिंग में, है ना। जब सिर्फ प्योर बेंडिंग है, कोई शियर फोर्स नहीं है, तो उस बेंडिंग को रजिस्ट करने के लिए ये स्ट्रेस लगेगी और ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लगेगा उस मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए। क्लियर है। आई होप कि आपको इतना पार्ट समझ में आया है। अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है सेक्शन मॉडुलस का। ठीक है, ओके। अब देखिए, आप वैल्यू हमने न्यूट्रल एक्सिस के नीचे ली थी, इसलिए टेंशन में थी, ऊपर लो तो कंप्रेशन में होगी, और वहाँ पर भी आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना यूज करोगे, ई। तो इसका मतलब ये एक और एजम्पशन हो जाता है हमारा। क्या एजम्पशन हो जाता है कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो टेंशन में और कंप्रेशन में सेम मानते हैं, हालांकि डिफरेंस आता है। टेंशन में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होती है थोड़ी, कंप्रेशन में थोड़ी ज़्यादा। ठीक है, या फिर इसका वाइसा वर्सा भी हो सकता है, डिपेंड करता है मटेरियल्स पे। ठीक है, आपकी कंप्रेशन में कम हो या टेंशन में ज़्यादा, या टेंशन में कम कंप्रेशन में ज़्यादा, डिपेंड करता है, बट अलग अलग होती है। लेकिन हम ये एज्यूम करेंगे कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो टेंशन और कंप्रेशन दोनों में सेम होती है। अब हम आते हैं जल्दी से, फटाफट लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सेक्शन मॉडुलस। वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सेक्शन
मॉडुलस। ठीक है, सेक्शन मॉडुलस अब समझिए क्या होता है। हमारा स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, स्ट्रेस की वैल्यू है हमारी सिग्मा इज इक्वल टू एम अपॉन आई इंटू वाई, जो हमने बेंडिंग इक्वेशन ली थी वहीं से फॉर्मूला है ना, सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू एम अपॉन आई था, यहाँ से दिया है। इसका मतलब क्या है कि ये जितना मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब क्या है कि हमें मैक्सिमम स्ट्रेस कब मिलेगा, जब हमारी वाई मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप m निकालिए, क्या है, यहाँ से आपका m आ जाता है सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू आई अपॉन वाई मैक्स। ठीक है, अब ये वैल्यू जो मैक्सिमम है ये तो हम ले लेते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, यानी ये जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहा है, आई अपॉन वाई मैक्स पे, और इस आई अपॉन वाई मैक्स को हम बोलते हैं जी, मतलब सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है, जी पर। मतलब जितना सेक्शन मॉडुलस आपका ज्यादा है ना, जितना सेक्शन मॉडुलस आपका ज्यादा, उतना ज्यादा आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि किसी भी मेंबर में कितना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिलेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, आपके सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, चलिए ओके, अब हम कुछ मेंबर्स के सेक्शन मॉडुलस फटाफट लिख लेते हैं। द फर्स्ट इज रेक्टेंगल, है ना। अब y देखिए, y मैक्स क्या है, अब हमने एक लेयर मानी थी न्यूट्रल एक्सिस से, एक लेयर मानी थी, वो डिस्टेंस y थी। अब y मैक्स क्या होगा, y मैक्स मतलब सबसे बड़ा y क्या होगा, मतलब न्यूट्रल एक्सिस से सबसे लास्ट फाइबर तक की डिस्टेंस, है ना। यहाँ से देखिए, ये सपोज रेक्टेंगुलर सेक्शन है और ये इसका सेंट्रॉइड है। अगर हमने ये लेयर मानी थी और ये y है, तो y मैक्सिमम कहाँ पर होगा, y मैक्सिमम होगा ऑब्वियसली यहाँ पर, इससे ज़्यादा तो y नहीं हो सकता ना, मटेरियल हमारा मेंबर यहीं तक है। तो जो न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर, जो भी एक्सट्रीम फाइबर है वहां तक की डिस्टेंस क्या होती है, वाई मैक्स। अब इसका तो देखो, इसका न्यूट्रल एक्सिस आपका मिड पे है तो दोनों पे सेम है। अब आई सेक्शन का हो सकता है न्यूट्रल एक्सिस मिड पे नहीं आए, अगर वो मिड पे नहीं आता है तो आप ऊपर नीचे दोनों वाई देखोगे, है ना, क्योंकि ये भी फाइबर है, ये भी फाइबर है। जिसमें ज़्यादा कंप्रेशन में या टेंशन में जहां पर भी आपको वाई मैक्स मिलता है वो वाला वाई आप यहाँ पर यूज करेंगे। ऑलराइट, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, आई अपॉन वाई मैक्स, यहाँ पर तो पता है वाई मैक्स डी है, और ये होता है बी डी क्यूब बाई 12, ये आ गया आपका डिवाइडेड बाई डी बाई 2, तो ये आ गया आपका बी डी स्क्वायर बाई 6, राइट। ओके, सेकंड आता है आपका हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन, हॉलो रेक्टेंगुलर। ठीक है, ये आपका पूरा रेक्टेंगुलर सेक्शन है और इसमें बीच में ऐसे फॉलो किया हुआ है, ऐसे ये बी है, ये बी है ना। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या फॉर्मूला होगा, ये अपॉन वाई मैक्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, बी डी क्यूब बाई 12 माइनस बी डी क्यूब बाई 12, है ना। जितना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था टोटल का, उसमें से हम जो हॉलो किया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हटा देते हैं। अब लेकिन इसका वाई मैक्स क्या आएगा, वाई मैक्स तो देखो ये पूरा एक ही मेंबर तो है, भले ही हॉलो है तो हमें क्या, दो अलग अलग रेक्टेंगल थोड़ी ना, एक ही मेंबर है, तो वाई मैक्स तो क्या ही आएगा, वाई मैक्स तो डी बाई 2 ही होगा, है ना, क्योंकि जो सबसे आउटर सरफेस है ना, जो सबसे आउटर फाइबर है वो तो न्यूट्रल एक्सिस से डी बाई 2 पर ही है। ये कितना हो जाएगा, डी डी क्यू बाई 6 माइनस डी डी क्यू बाई 6, है ना। ठीक है, नेक्स्ट सर्कुलर सेक्शन, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन आई मैक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई डी की पावर 4 डिवाइडेड बाय 64, कितना आता था, पाई डी की पावर 4 डिवाइडेड बाय 64, और प्लस वाई मैक्स क्या हो जाएगा, ये है ये न्यूट्रल एक्सिस है, वाई मैक्स क्या हो जाएगा, रेडियस मतलब डी बाई 2, सो पाई डी क्यूब डिवाइडेड बाय 32, पाई डी क्यूब डिवाइडेड बाय 32। ठीक है, अब इसी में फॉलो देख लो, फॉलो
सपोज ये फॉलो किया हुआ है ना, तो पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज इसका डायमीटर है d, तो क्या हो जाएगा पाई डी क्यू बाई 64 माइनस पाई डी क्यू बाई 64, है ना, एंड डिवाइडेड बाई वाई मैक्स। वाई मैक्स को आउटर सरफेस सबसे एक्सट्रीम फाइबर पे ही मिलेगा, है ना, तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा डी बाई, तो सेम इसका भी आ जाएगा पाई डी, सॉरी पाई डी क्यू अपॉन 32 डी माइनस पाई डी क्यू अपॉन 32, पाई डी की पावर 4, पाई डी की पावर 4 अपॉन 32 डी माइनस पाई डी की पावर 4 अपॉन 32, ठीक है। सो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था बेंडिंग स्ट्रेसेस एंड सेक्शन मॉडल्स का। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। थैंक यू क्लास, विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास।